ओके, एक्सपेरिमेंटल थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसमें हम हीट रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक्सपेरिमेंटल थर्मोकेमिस्ट्री में वो सारे एक्सपेरिमेंट्स आते हैं जिसमें हम किसी भी रिएक्शन को डिस्कवर करते हैं, वेदर इट्स एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, एनी काइंड ऑफ टेम्परेचर बेस्ड चेंजेस। ठीक है, इसमें यूजुअली आपके सिलेबस में दो करवाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज हीट ऑफ कंबशन। Combustion is an exothermic reaction. Usually हम जिन substances को burn करते हैं वो fuel होते हैं, उसमें ethanol भी example के तौर पर आता है। हम इसे कैलोरीमीटर्स usually ऐसे apparatus होते हैं जो thermochemistry में calculation of heat के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसके साथ use कर सकते हैं। Instead के हम कोई कैलोरीमीटर properly यहाँ पर use करें, आपकी बुक में उन्होंने ये किया हुआ कि उन्होंने properly एक कैलोरीमीटर को एक DIY की तरह से बना के शो किया हुआ है। मसलन आपके पास प्रॉपर शील्ड्स यूज की जाती हैं, ठीक है, ये इंसुलेटिंग शील्ड्स होती हैं। ये यूजुअली ऐसे किसी भी रिएक्शन में यूज की जाती हैं जिसमें या तो हमने अपने आप को सेफ रखना हो, ठीक है, प्रिकॉशन के तौर पर, या फिर हम ऐसा चाहते हो रिएक्शन जिसमें हम उसे इंसुलेट कर देना चाहते हो एनवायरनमेंट से, ताकि कोई एनर्जी चेंजेस हो तो वो हम प्रॉपरली कैलकुलेट कर सकें बिफोर दे डिसिपेट टू द सराउंडिंग्स। ठीक, इसमें कवर करना प्रॉपर पर्पस है, इंसुलेट कर देना। हम एक स्पिरिट लैंप लेते हैं, उसमें नोन अमाउंट ऑफ एथनॉल पुट अप करते हैं, उस एथनॉल को बर्न करते हैं। वी हैव वाटर अप टॉप इन अ बीकर जिसमें हमने थर्मोमीटर डाल रखा है, ठीक है, और हम फिर उसके अंदर जितने भी एनर्जी चेंजेस होते हैं, ऑफ कोर्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, थर्मोमीटर पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वो इंक्रीज नोट करते हैं और फिर उससे उसी टेम्परेचर इंक्रीज से ये नोट करते हैं कि ये रिएक्शन में कितना हीट चेंज आया। यूजुअली इसके आगे अगर आप इसे फिजिक्स से रिलेट करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि हमारे पास MC डेल्टा T वाले स्टेप्स होते हैं। ये मास होता है सब्सटेंस का जो हमने यहाँ पर यूज किया होता है। हम C स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर के तौर पे लेते हैं, फिजिक्स में इसकी कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। डेल्टा T वो टेम्परेचर चेंज होता है जो नेचर ऑफ फाइनल रीडिंग से आता है। ये मैक्सिमम इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है, इससे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ये जो MC डेल्टा T है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ IGCSE केमिस्ट्री, ठीक है, ये हम नहीं करते यहाँ पर। इनफैक्ट बुक में बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा लिखा हुआ कि दिस इज बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सिलेबस, तो हमने ये नहीं करवाना होता। हम आपको सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट समझाते हैं, इसका तरीका बताते हैं। इसको बताने का एक स्पेसिफिक पर्पस ये है कि आपको पता हो कि जब आप पेपर 6 में जो आपका ATP पेपर है उसके अंदर लास्ट क्वेश्चन करते हुए एक्सपेरिमेंट प्लान कर रहे होते हैं, तो आपको पता हो कि आपने एक्सपेरिमेंट इससे रिलेटेड हीट फाइंड आउट या एनर्जी चेंजेस जो होती हैं बेस्ड ऑन हीट, उनको फाइंड आउट करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे ठीक सर। पास इसमें एक सेकेंड ऑप्शन आती है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ऐसा रिएक्शन जो हमने पहले किया है या न्यूट्रलाइजेशन वाला कॉमनली पॉलीस्टाइरीन कप्स में किए जा सकते हैं, व्हिच इज अ रियली गुड हीट इंसुलेटर, ठीक है। कैलोरीमीटर की बजाय हम कॉमनली इन्हें इस्तेमाल करते हैं। दे आर इनएक्सपेंसिव एंड कैन गिव अस अ क्लोजर वैल्यू व्हिच इज गुड इनफ फॉर अ स्कूल लैब। आप कप लें, उसके अंदर कोई भी सिस्टम पुट अप कर लें किसी भी रिएक्शन के लिए। चूंकि अब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करने जा रहे हैं तो हम इस पॉलीस्टाइरीन कप के अंदर एसिड या अल्कली का मिक्सचर यूज करेंगे, ठीक है। एनी एसिड स्ट्रॉन्ग और अल्कली दैट इज स्ट्रॉन्ग कैन बी यूज्ड। इनिशियल टेम्परेचर लेना है जब आप उसमें मिक्सचर को बनाते नहीं है, ओके, एक एलिमेंट लेते हैं इसमें, दोनों में से we can either pick the acid or we can pick the alkali and note the initial temperature. उसके बाद आप फिर फॉर जेट मिक्सचर बनाएंगे और मिक्सचर का टेम्परेचर मेजर करेंगे। मिक्सचर को स्टिर करते जाएं थर्मोमीटर से और टेम्परेचर फ्रीक्वेंटली चेक करते रहें। हाउ फ्रीक्वेंट? एवरी हाफ मिनट, एवरी 20 seconds can give you a good calculation recorded for the next 10 to 20 minutes, maybe 30 minutes, ठीक है। अगर नेक्स्ट 30 मिनट्स तक हर हाफ मिनट पे आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपके पास 60 रीडिंग्स होंगी, which can give you very good data about the temperature recorded and how the temperature went up because it was an exothermic reaction, and slowly when the heat dissipated the temperature came back to normal or room temperature, because that's bound to happen. You know, the cold beverages don't stay cold, the hot beverages don't stay hot for long, and they come to turn to the room temperature, ठीक है। तो वो किसी भी चीज के साथ होना होता है। तो टेम्परेचर रिकॉर्डिंग्स हमारे पास भी इसी तरह टर्न आउट होती हैं। हम इसे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं।
कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग एसिड अल्कली का, ये दोनों स्ट्रॉन्ग हो उसका भी यूज किया जा सकता है। आपकी बुक एक यहाँ पर बहुत खास बात बताती है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग अल्कली के लिए वैल्यू 57 kilojoules of heat given या प्रोड्यूस होती है per mole of water produced. This is minus 57 kilojoule per mole of water produced from a strong acid or strong alkali. This value is pretty much fixed for a strong acid, strong alkali neutralization reaction, and you're supposed to memorize it. You're going to prove this value in the experiments in upcoming classes, A levels as such. ठीक सर। However, हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं सॉलिड बेस और एसिड के लिए भी, ठीक है। ये भी न्यूट्रलाइजेशन की ही टाइप है। कार्बोनेट वाले रिएक्शन के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं। इवन मेटल और के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल के साथ हम इन रिएक्शंस में भी इसे यूज कर सकते हैं। ये सारे रिएक्शंस ऑलमोस्ट एक्सोथर्मिक हैं, ठीक है। हमारे पास अगर एसिड या अल्कलीन रिएक्शंस में से स्ट्रॉन्ग हो तो हमारे पास वैल्यूज जरा ज्यादा बड़ी आती हैं टेम्परेचर चेंजेस की। अदरवाइज सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में एक्सोथर्मिक वैल्यूज काफी कम आती हैं। ठीक ठीक सर। ये बताने का पर्पस भी ये है कि आपके पास जो पेपर 6 के क्वेश्चंस हैं, इसमें ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, काफी सारे हीट डिपेंडेंट हैं। आपको पिछले तकरीबन हर 1-2 साल को छोड़ के ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें टेम्परेचर रीडिंग्स ली हुई हैं थर्मोमीटर से, और हमने कुछ थर्मोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल किया हुआ है। इट कैन बी कंबशन, इट कैन बी न्यूट्रलाइजेशन, या पेपर 6 का लास्ट क्वेश्चन एटीपी पेपर का होता है जिसमें एक्सपेरिमेंट प्लान करना होता है। तो उसमें हमने कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट प्लान करना होता है जो थर्मोकेमिस्ट्री पे बेस्ड होता है। हम थर्मोमीटर के जरिए टेम्परेचर रीडिंग्स लेके उनसे अपने आंसर्स निकाल रहे होते हैं, तो उसके लिए भी ये पता होना जरूरी है, ठीक है। एक्टिविटीज 7.2 और 3 आपके पास बिलखुसूस कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट फ्यूल्स के लिए या एनर्जी चेंजेस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के लिए बताए हुए हैं। आई होप कि आपने फ्यूल कंपैरिजन अगर ना भी किया हो लैब में तो एटलीस्ट मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जरूर कर रखे होंगे। किए हुए सर लैब में तो किए प्रैक्टिस। लैब में कॉमनली मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में हम जिंक और कॉपर सल्फेट के कराते हैं, या आयरन और कॉपर सल्फेट या किसी और सॉल्यूशन के साथ करवाया जा सकता है। हम कॉमनली एल्यूमिनियम सॉइल या मैग्नीशियम स्ट्रिप्स भी यूज करते हैं डिफरेंट सॉल्यूशंस के साथ, ताकि आपको बताया जा सके कि हाउ अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव वन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। इसके लिए बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं सॉल्ट सॉल्यूशंस में या मेटल्स में, ताकि हम उनके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस देख सकें, ठीक। और ये बड़े इजी होते हैं, टेस्ट ट्यूब बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बड़ी आसानी से परफॉर्म किए जा सकते हैं। आगे चलते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है कि जब स्टार्ट अ रिएक्शन, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इसे हम सिंबल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर उसने शो किया हुआ है। अगर आपको याद हो तो पीछे हम ये इस रिएक्शन के बारे में बार बार बात करते आए हैं कि आपके पास CH4 ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और आपके पास प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये घरों में कॉमनली फूड की कुकिंग के लिए यूज हो रहा है, बट इवन फॉर दिस रिएक्शन which we call a spontaneous reaction, a reaction that can proceed on its own, ठीक है, इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए भी हमें एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है। हमें इस फ्यूल को इग्नाइट करना पड़ता है, whether we use a flame for this purpose or a spark which comes from a matchstick, maybe a lighter, ठीक है, हम वो एक्टिवेशन एनर्जी देते हैं जिससे ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, ठीक। ठीक सर। इसे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पे शो करना एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को फर्दर सोफिस्टिकेट कर देता है। आपके सामने एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, इसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए अब आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्लूड करके डायग्राम बनाई हुई है। सो एक्टिवेशन एनर्जी इज मोर लाइक अ जंपी बैरियर, ठीक है। इसे क्रॉस करने के लिए एक स्लाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो जंप कर सके एंड स्टार्ट कन्वर्टिंग टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो हम एक्टिवेशन एनर्जी को वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कहते हैं जो अगर हो तो आप रिएक्टेंट्स को कन्वर्टर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये एनर्जी नहीं होगी, ये बैरियर क्रॉस नहीं होगा, तो आपके लिए यही वाली कन्वर्जन डिफिकल्ट हो जाएगी।
याद रखिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये वो सारी हीट है जो आपके पास एज रिलीज हो रही है एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. Only this is the part of heat that we can consider as an activation energy. अगर इसी तरह से मैं आपको कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करना चाहूँ और हमारे पास प्रोग्रेस जो है वो एक्स एक्सिस पर शो हो रही हो और एनर्जी वाई एक्सिस पे उसी तरह से किलो जूल्स में हो, तो आप जानते हैं कि उसमें रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम और प्रोडक्ट्स की एनर्जी हमारे पास ज्यादा होती है. ठीक है, तो उस केस में भी हमारे पास जंप स्टार्ट हो सकता है. ये वाला हिस्सा जंप स्टार्ट के लिए कैलकुलेट किया जा सकता है. ये एक्टिवेशन एनर्जी होगा और ये वो पोर्शन होगा जो एनर्जी एब्सॉर्ब होगी किसी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए. बट अगेन दिस होल एक्ट्स एज the energy that is needed to start an endothermic reaction. That's why the requirements for endothermic reactions are much greater than the ones for exothermic. Exothermic के लिए तो बहुत सारे reactions ऐसे हैं जिनमें activation energy की amount ही बहुत कम चाहिए होती है. We are specifically considering some reactive components here for different chemical reactions. ठीक है, याद रखिए हम किसी चीज को रिएक्टिव तभी बुलाते हैं जब उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी की अमाउंट की रिक्वायरमेंट बहुत थोड़ी होती है. हम किसी चीज को लेस रिएक्टिव, अनरिएक्टिव, इनर्ट या इस तरह के वर्ड्स तब यूज करते हैं जब उसके ज्यादातर रिएक्शंस में एक्टिवेशन एनर्जी की अमाउंट इतनी हाई होती है या वो एंडोथर्मिक बेस्ड रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से ये जो जंप है हमारे पास ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो रिएक्शन बगैर वो रिक्वायरमेंट्स मीट ये हो नहीं पाता. हम कहते हैं ये रिलेटिवली लेस रिएक्टिव है. ठीक तो एंडोथर्मिक के लिए भी उसी तरह से हम बाइफरकेट कर सकते हैं. However, एंडोथर्मिक इस बुक में गिवन भी नहीं है, मैंने आपको सिर्फ शो करने के लिए दिखा दिया. एक दो पास्ट पेपर्स में यूजुअली कम आया करता है, इससे क्वेश्चंस भी कम किए जाते हैं. नेक्स्ट अप इज व्हाट वी हैव इज रेट ऑफ रिएक्शन. 7.2 हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन से शुरू होता है. ये इस चैप्टर का मेन कोर्स है. 7.2 हमारे पास कुछ रिएक्शंस बहुत फास्ट होते हैं, सेकंड्स में कंप्लीट हो जाते हैं. कुछ रिएक्शंस स्लो होते हैं, दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कंप्लीट. ठीक है, तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन, रिमेंबर द वर्ड रेट मींस द प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन टेकन ओवर टाइम. ठीक है, रेट का वर्ड जहां कहीं भी फिजिक्स में या केमिस्ट्री में आएगा तो हम किसी भी चीज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम केटर कर रहे होंगे. अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात हो रही है तो बेसिकली स्पीड ऑफ रिएक्शन है और जो इसके लिए फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे होते हैं हमने वो डिस्कस करने होते हैं. यहाँ पर आपको 5 बुलेट पॉइंट्स मिलेंगे. ठीक है, आई वुड लाइक यू टू ऐड वन मोर बुलेट पॉइंट टू इट. ठीक है, सरफेस एरिया सॉलिड रिएक्टेंट्स के केस में हम डिस्कस करेंगे. कॉन्सेंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट के केस में डिस्कस किया जा सकता है. टेम्परेचर भी डिस्कशन हो सकती है रिएक्शन के लिए. कैटलिस्ट का यूज कैटलाइज्ड अनकैटलाइज्ड रिएक्शन के लिए हम सेपरेटली देखेंगे. Influence of light on some reactions, by that we mean we're talking about photochemical reactions, the reactions that are initiated by light. ठीक है, और last but not the least हम डिस्कस करेंगे प्रेशर को. ठीक है, as an effect or a factor या फिर वॉल्यूम को as an effect or a factor. प्रेशर वॉल्यूम एक्चुअली दोनों से कोरिलेट होते हैं और ये हम सिर्फ और सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट्स के लिए करेंगे. जिस तरह हमने सरफेस एरिया को सिर्फ और सिर्फ सॉलिड रिएक्टेंट्स के लिए करना होता है. ठीक है, हम प्रेशर या वॉल्यूम को सेपरेटली कंसीडर करेंगे गैसियस रिएक्टेंट्स के लिए. आई एम एडिंग वन मोर फैक्टर टू दिस लिस्ट. ठीक नोट डाउन करते रहे साथ साथ. आगे चलते हैं. सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट्स. यहाँ पर आपको स्टार्ट में वो डिफरेंट सरफेस एरियाज बता रहा है. ठीक है, it's better that you understand that the particle size and surface area and how they relate to one another. ठीक है, ये बात समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. So let me cater a few things over here. जब आप लार्ज लम्प्स की बात कर रहे होते हैं और यूजुअली हमारे पास बहुत सारे सॉलिड रिएक्टेंट्स ऐसे होते हैं जो हमने माइन आउट करते होते हैं अर्थ से, और वो बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, लिटरली बहुत बड़े बड़े स्टोन्स. हम जिन रूम्स में बैठ कर पड़े होते हैं उन रूम्स से बड़े स्टोन्स हमारे पास इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं.
और हम उनको बड़े-बड़े स्टोन्स के हिसाब से अगर कंसिडर करें तो उनका सरफेस एरिया लीस्ट होता है। लेट्स कंसिडर सरफेस एरिया विद एन एसे। अगर हम इसकी निस्बत स्मॉल पीसेस की बात करते हैं, ठीक है, तो स्मॉल पीसेस के केस में फिर हमारा सरफेस एरिया एज कंपेयर टू लार्ज लम्प्स मॉडरेट हो जाएगा। ऑफ कोर्स मैं रूट साइज स्टोन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़े से बड़े लम्प्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो लैब तक पहुंचते हैं, नॉट एग्जैक्टली द व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इन इंडस्ट्री। इनका सरफेस एरिया मॉडरेट हो जाएगा as compared to the previous ones. And then we can talk about something which is powdered. Remember powdered को हम ground के word के तौर पे भी use करेंगे. Ground and powdered almost means the same thing, and we may use fine pieces or fine particles which pretty much is similar. IGCSE के level में हम इनके दरमियान differentiate नहीं करते, although we can differentiate between these words. ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया जो होता है वो हमारे पास ग्रेटेस्ट होता है, ठीक है। सो बेसिकली नॉट टू फॉरगेट, आपके पास इसका पार्टिकल साइज लार्जेस्ट था, ठीक है, इसे पीएस से शो कर देते हैं। इसका पार्टिकल साइज मॉडरेट था एज कंपेयर टू द बोथ ऑन वी हैव ऑन द अदर साइड, और इसका पार्टिकल साइज स्मॉलेस्ट था। लेकिन पार्टिकल साइज और सरफेस एरिया जो है वो अब आपको इस बात से अंदाजा हो गया होगा कि आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। जितना आप पार्टिकल साइज छोटा करते जाएंगे सरफेस एरिया उतना ही बड़ा होता जाएगा, और सरफेस एरिया जो होता है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है सॉलिड रिएक्टेंट के केस में, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया हो जाएगा हमारे पास उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। सो सिंपली स्पीकिंग सरफेस एरिया और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, माय बैड। पार्टिकल साइज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा, लेकिन पार्टिकल साइज इसके ऑपोजिट हो जाता है। पार्टिकल साइज जितना छोटा होता चला जाता है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही बड़ा होता जाता है। सो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेट के। How can we prove it? We can prove it by going with the reaction. आप नोट डाउन कर चुके हैं? नोट कर लें और फिर मैं इसे क्लियर अप कर देता हूं। हमारे पास किसी भी एक्सपेरिमेंट को हम दो मरतबा डिफरेंट कंडीशंस के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस एक्सपेरिमेंट इन व्हिच वी हैव कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट के पीसेस हमारे पास चॉक की फॉर्म में, मार्बल की फॉर्म में, टाइल्स की फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। आप इसमें से कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, as a carbonate is acting with an acid, it produces a salt water and carbon dioxide. The main purpose of our experiment is based upon carbon dioxide, which is a gas. हम क्या करते हैं कि हम लॉस इन मास एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। हम मार्बल चिप्स लेते हैं, उसे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर ऐड करते हैं। हमारे पास एक कॉटन वूल होता है ताकि एसिड स्प्रे जो है वो एस्केप ना करे, ठीक है, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर एफर्वेसेंस या फिजिंग होती है, और हम इसे बैलेंस पर प्रोटेक्ट कर देते हैं। हम इसकी वैल्यू स्पेसिफिक इंटरवल्स ऑफ टाइम के हिसाब से नोट करते चले जाते हैं। You can consider the value after every 20 or 30 seconds, maybe after every minute for a specific amount of time, ठीक। और आप ऐसा करेंगे कि आप इस रिएक्शन को दो मरतबा परफॉर्म करेंगे ताकि आप एक ही ग्रिड पे दो तरह के ग्राफ्स ऑब्टेन कर सकें। Let's consider those graphs. Once you do the reaction with large chips, this is experiment A for now, which we are representing with the blue curve over here, and the second one is with smaller chips, which is experiment B, which we are representing with the red curve over here. You would see that the curves start at the origin 0, 0, and end at the same point for both the curves, whether the large chips or the small chips. That's because we are going to keep all other factors constant. ये बात ज़हन में रखें। हमने पीछे काफी सारे फैक्टर्स डिस्कस किए हैं, उनमें से कोई भी फैक्टर आप चेंज नहीं करेंगे। आप एसिड की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो भी एक अफेक्टिंग फैक्टर है,
ठीक है। आप एक्सपेरिमेंट के लिए टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते, वो भी एक अफेक्टिंग फैक्टर है। आप प्रेशर या कोई और ऐसा चेंज लाइट का और किसी किस्म का चेंज, क्योंकि ये तो फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं है, लेकिन हमने पीछे 6 फैक्टर्स देखे हैं। जिस एक फैक्टर को आप चेक करना चाहते हैं, आप सिर्फ उसी को चेंज करेंगे, बाकी तमाम फैक्टर्स कांस्टेंट रखेंगे फॉर बोथ द एक्सपेरिमेंट्स, एंड दैट्स हाउ द एक्सपेरिमेंट विल वाइंड अप एट द सेम स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। अगर आपने इसके अलावा कोई और फैक्टर चेंज किया तो फेयर नहीं, अनफेयर जजमेंट होगा, एंड द एक्सपेरिमेंट मे नॉट स्टार्ट और एंड एट द सेम पॉइंट्स। ये बात जहन में रखिएगा, ये बेसिक साइंस रूल है। ये रूल आपको बायो में भी पढ़ाया गया होगा, ये रूल फिजिक्स में भी डिस्कस हुआ होगा कि जब आप कंट्रोलिंग फैक्टर्स करते हैं, ठीक है, तो आप एक वक्त में सिर्फ एक फैक्टर को चेंज करते हैं और बाकी सारों को आप कांस्टेंट रखते हैं, ताकि आप एक अपनी फेयर जजमेंट कर सकें। So we kept the temperature constant, we kept the concentration of our dilute hydrochloric acid constant. We just changed the surface area for the solid reactants. For A, we use the large chips. For B, we use the small chips. ठीक है, टाइम इन मिनट्स है, उसने 7 मिनट्स के लिए रिएक्शन किया है। We noted it down for every half a minute or a minute, ठीक है, और हमने इनकी वैल्यूज पुट अप करके कर्व शो कर दिया है। जो लॉस इन मास है ग्राम्स में, वो 0 से 2 ग्राम्स के दरमियान हमारे पास सारी वैल्यूज आ जाती हैं। उसने वो भी एक अप्रोप्रिएट ग्राफ पर कोट कर दिया है, ठीक है। एक्स और वाई एक्सिस को से आपको अंदाजा हो गया होगा कि चूंकि हम रेट ऑफ रिएक्शन कर रहे थे, टाइम हमारे पास एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है, हमने इसे एक्स एक्सिस पर पुट किया, और लॉस इन मास यहाँ पे डिपेंडेंट फैक्टर है। विद इंक्रीज इन टाइम आपके पास रिएक्शन प्रोसीड होता चला जाता है और लॉस इन मास में चेंजेस आती जाती है, वो डिपेंडेंट फैक्टर है, हमने इसे वाई पर पुट किया। ये चीजें बताना इसलिए जरूरी है ताकि जब आप एक्सपेरिमेंट प्लान करें या आप इस तरह कोई एक्सपेरिमेंट, कोई सिनेरियो देख रहे हो, तो आपको ये सारी बेसिक समझ में आती हो। Not to mention, the biggest question in the ATP paper is about drawing the curves of a graph, and only in the case if you understand what you're going to put on x or y axis or how you're going to put it, you would be able to get the right curves. ठीक है। आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास कर्व की स्टीपनेस में डिफरेंस आ रहा है। लार्ज चिप्स का सरफेस एरिया चूंकि हमारे पास बहुत छोटा होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा है। आप नोटिस करेंगे किसी भी एक टाइम के पॉइंट पर, लेट्स से हम 2 मिनट्स के हिसाब से बात कर लेते हैं, लेट्स ड्रॉ लाइंस यहाँ पर, और उसी तरह से फिर यहाँ पर हमारे पास 2 मिनट्स के हिसाब से आ जाता है। लेकिन अगर उसी तरतीब से हम इसे सेकंड ग्राफ या बी कर्व के लिए देखें, तो यहाँ पर और फिर यहाँ पर आ जाता है। आप नोटिस करेंगे कि 2 मिनट्स में लार्ज से स्मॉल चिप्स पर हमारे पास रीडिंग में कितना डिफरेंस आ जाता है लॉस इन मास का। जो रेड कर्व है वो मोर स्टीप है, जो ब्लू कर्व है वो लेस स्टीप है। I usually tend to ask my students कि आप इसमें एक एक्सपेरिमेंट सी भी कर सकते हैं, और वो आप कर सकते हैं इस तरह से कि आप पाउडर्ड मार्बल चिप्स लें, उन्हें पाउडर कर दें, फिर कर दें। This would be a third experiment. This would start at the same point, end at the same line, ठीक है, but this would be much more steeper. इस तरह से हमारे पास, I hope I draw the right curve, हमारे पास इस तरह से एक तीसरी कर्व भी बन जाएगी। ठीक है, मैं उसे बहुत फुल्ली ड्रॉ कर रहा हूँ। लेट्स सपोज कि ये इसी पॉइंट पर एंड कर दिया, ठीक। तो ये हमारे पास सी पाउडर जो होगा वो मोर स्टीप आ जाएगा। रिमेंबर, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जितना बढ़ता जाएगा, ग्राफ उतना ही वाई एक्सिस से क्लोज होता जाएगा, और जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जितना डिक्रीज होता जाएगा, ग्राफ उतना ही वाई एक्सिस से फादर जाता जाएगा। ये बात समझ आती है? यस सर। जी सर। और उसी तरह से जैसे जैसे हमारे पास स्टीपनेस बढ़ती चली जाएगी, ग्राफ के ऊपर वैल्यूज इनिशियल टाइम के हिसाब से और बढ़ती चली जाएंगी। ठीक, लॉस इन मास के हिसाब से छोटी वैल्यू का मतलब छोटा लॉस है, और छोटे लॉस के हिसाब से स्मॉलर चेंज डिस्कस किया जा रहा है। बड़ी वैल्यू का मतलब बड़ा लॉस है, and what we are trying to depict over here is a bigger change.
रिमेंबर, लॉस इन मास छोटा तब होगा जब थोड़ी गैस फॉर्म होकर सिस्टम से निकलेगी और उसके मास के अंदर चेंज आएगा। लॉस इन मास की वैल्यू बड़ी होने का मतलब ज्यादा गैस का कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म होना है और इस सिस्टम से रिलीज होकर निकल जाना है, तो हमारे पास बड़ा चेंज आता है। And by the formation of more carbon dioxide means a speedier reaction, higher rate of reaction, faster rate of reaction. Alright? ठीक सर। चलें, आज के लिए मेरा ख्याल है इतना ही करते हैं, हमारा टाइम ऊपर हो गया है।